नमस्कार। जीपीआईएफ के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार दीदी प्रभात संगीत करना है। मीरा दी प्रभात संगीत गाने वाले हैं। कोई है दीदी? ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं कीर्तन इसलिए शुरू कर दी थी। ओके, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज तो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू प्राउड ईस्ट सोसाइटी हैज बीन फॉर्म। क्या प्राउड के लिए अभी हमारा समाज बन चुका है, बनकर तैयार है? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे, बहुत शॉर्ट, मैं एक दो लाइन में ही बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ सभी लोग जानने वाले हैं, लेकिन अगर कोई नए लोग अगर सुने तो प्राउड क्या है। तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जिसमें सभी के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सुअवसर मिल सके, और ये अवसर उनके अंतिम क्षणों तक हो। ये नहीं कि जब तक वो वर्किंग है, समाज को सेवा दे रहे हैं, तब तक तो हम उनको यूटिलाइज करते हैं, और जैसे ही वो किसी काम के नहीं रहते उनको हम स्क्रैप समझ के छोड़ देते हैं। तो ये उनके लास्ट ब्रेथ तक हम उनको सारी सुविधाएं और एक डिग्निटी के साथ लाइफ दे सके। ये हमारे प्राउड का जो फिलॉसफी है, वो एक मनुष्य के लिए वो मिनिमम आवश्यकताओं की गारंटी होती है, और उसमें वो डिग्निटी के साथ डिग्निफाइड लाइफ जी सके, जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों स्फेयर्स में वो अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट अपनी एबिलिटी के अनुसार वो कर सके। तो इसके लिए हमारे बीच हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बैठे हुए हैं। राजेंद्र दादा हैं, हरानंद दादा हैं, दिलीप दादा हैं, और बहुत सी हमें दीदियां हैं। सबका नाम लेना शायद संभव नहीं है, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सबसे दादा, जो सबसे अच्छे स्पीकर है और सबसे मैं फर्स्ट, मतलब उनको क्या स्टार्टिंग बैट्समैन के रूप में जैसे लोग स्टार्ट लेते हैं, मैं उनको सबसे पहले लेना पसंद करती हूँ, ताकि तब तक सब लोग और कंफर्ट हो जाते हैं, तब तक दादा काफी समय ले लेते हैं। तो मैं हरानंद दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि दादा आप शुरुआत करें। नमस्कार दादा, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार दीदी और दादा सभी को। यहाँ पे बड़े विद्वत जनों की सभा में मुझ जैसे मूर्खों की उपस्थिति, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन बड़े बड़े राजेंद्र दादा और दिलीप दादा जैसे सब लोग, आप स्वयं एक बहुत ही स्वयं ही एक हस्ताक्षर हैं, पूनम दीदी और मीरा दीदी, आप लोग। खैर, ये आज का विषय जो है वो गंभीर विषय है, और इस पे ऑब्वियसली डिस्कोर्सेज हैं और काफी मटेरियल भी है। प्रश्न यह है कि प्राउड की आइडियोलॉजी के अनुसार आज का समाज बन रहा है या नहीं। बना तो नहीं है, यह स्पष्ट है, अब बन रहा है का सवाल। तो जैसा कि हम लोग समझ पाए हैं, मैं समझ पाया हूं कि अगर हम लॉ ऑफ सोशल डायनामिक्स के एंगल से देखें वस्तु स्थिति को, तो हम लोग पर्वतों की श्रृंखला के दौर में हैं। जैसा बाबा ने एक्सप्लेन किया था कि एक पहाड़ी पर चढ़िए उतरिए, फिर दूसरी पहाड़ी आती है और उसके नीचे बैठे हैं। ये सिस्टोलिक पॉज की अवस्था है, और पहाड़ी के शिखर पर जब हम विराजमान होते हैं वो मैनिफेस्टेटिव पॉज की अवस्था है। सिस्टोलिक पॉज की अवस्था में अभी हमारा समाज, पूरा विश्व समाज बैठा हुआ है। अब यह है कि गति और द्रुति, स्पीड एंड मूवमेंट विथ स्पीड, ये आने के लिए योजना चाहिए, एक स्पष्ट उद्देश्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए, संगठन चाहिए, एकता चाहिए, और एक बेनेवलेंट स्पिरिट चाहिए कि वो सबके कल्याण की भावना को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के समाज पर संक्षेप में एक नजर अगर हम डालें, जो वस्तु स्थिति है हमारे सिस्टोलिक पॉज के इस दौर में, कि समाज जो है, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी समाज या इंस्टीट्यूशंस के सहारे चलता है। तो पहला इंस्टीट्यूशन फैमिली को ले लें, तो फैमिली जो है अब डिसइंटीग्रेट कर रही है धीरे धीरे। ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज हुई, न्यूक्लियराइजेशन से भी अब जो सेपरेशन और इंडिविजुअलाइजेशन के इस दौर में, जबकि जो कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फिश प्लेजर, तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फिश प्लेजर जहां पर प्रधान रूप से काम करेगा मानसिकता में, वहां पर कोई भी जो एकता की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को परसू करेगा।
और उसमें व्यक्ति जो है इंडिविजुअलिस्टिक होता जाए। तो ये एक समस्या है बहुत बड़ी, जिससे सामाजिक एकता पर बहुत गंभीर आघात पहुंचा है, क्योंकि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, तो अगर इसकी जो मौलिक संरचना है, मेन इंस्टीट्यूशन है फैमिली, वो बिखरने लगेगी तो बहुत समस्या होगी। अब टेक्नोलॉजी ने इसमें एक दोनों भूमिका निभाई है। रचनात्मक भूमिका निभाई है कि आपकी फैमिली कहीं भी हो, मतलब धरती के किसी कोने में, तो आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वीडियो संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तो एक आत्मीयता बनाकर रखी जा सकती है। लेकिन इसका निषेधात्मक पहलू भी ये है कि लोग, बहुत करीबी लोग भी जो सोचते हैं कि चलिए बात करके बात को समाप्त कर देते हैं, तो रिश्ते जो हैं वो लिप सर्विस बनकर रहते जा रहे हैं। जो आज की इस नई पीढ़ी का की जो पीड़ा है, पुरानी पीढ़ी जो ये महसूस कर रही है कि जो पिंजरे से पक्षी निकल गए, बच्चे बाहर निकल गए, उनकी एक अपनी दुनिया है और उनका एक अपना माया जाल है, वो उसी में उलझे हैं। तो घर में भी आए रहते हैं तो उनका वही माया जाल उनका पीछा करता है, वो चाहे वो जिस प्रकार का हो, इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो, या और भी चीजें हैं। सोशल मीडिया के तो तमाम इतने वेपन्स हैं कि उससे आदमी घिरा हुआ है। तो एक तरफ फैमिली इंस्टीट्यूशन बिखर रहा है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे हमारा रिलीजन, ये एक मेजर सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। तो धर्म में तो स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर बिखराव की स्थिति है। तो जो समाज को जोड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत थी, सोशल यूनिटी को बनाकर रखने की जो सीमेंट था, वो धर्म जो है अब अलग अलग भित्तियों पर जा बसा है और आडंबर प्रधान है। तो आडंबर में गंभीरता होती नहीं, क्योंकि आप गए मंदिर का घंटा बजा दिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल हु गो टू टेम्पल्स, बहुत लोग शुद्ध भावना लेकर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो वाह्याडंबर है कि पंडित जी पढ़ रहे हैं कुछ सुंदरकांड का पाठ और आप पूछिए किसी श्रोता से कि जरा इस चौपाई का अर्थ बता दीजिए, तो मुझे यकीन है कि 99% श्रोता बोलेंगे ये तो बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, उसका अर्थ नहीं मालूम है कुछ। तो कोई भी श्लोक या कोई भी चर्चा अगर किसी भी विषय पर हो और उसका अर्थ समझ में नहीं आए तो व्यक्ति अपना समय बर्बाद कर। तो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी, मैंने एक एग्जांपल दिया रिलीजन का, वो बिखर रहा है। अब देखिए जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो टाइम ओल्ड नॉर्म्स हैं समाज के, जिसमें एक सोशल मोरालिटी भी है। समाज जो है एक अनुशासन पर चलता है, उसी अनुशासन की नींव पर मोरालिटी खड़ी होती है, क्योंकि अगर अनुशासन नहीं हो, हितर्थे शासनम इति अनुशासन, तो ये जब नहीं होगा तो मोरालिटी कहाँ खड़ी होगी। हर व्यक्ति अपनी नैतिकता के मापदंड बनाएगा, जो आज बनाकर चल रहा है। हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी है, एक अपनी उसने मोरालिटी को डिफाइन कर लिया, और जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी रही हैं हजारों साल से हर एक समाज में धर्म के गाइडेंस के तहत, जैसे हमारे यहाँ यम नियम, ये आज की बात नहीं है, आप उठाकर देख लें, ये कितनी पुरानी बात है। पतंजलि से लेकर न जाने कितने योगी ने उठाई। बौद्ध धर्म में भी इसको, जैसा मैंने कहा कि धम्मपद में जो पहला उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने, चक्षुणा संवरो साधु, 360 and 361 श्लोका ऑफ चैप्टर 25 ऑफ धम्मपद, उसमें यही बात उठाई कि आंखों का संवरण करो, कान का करो, जबान का करो, भोजन का करो, मन का हर प्रकार से संवरण करो, तभी साधु कहलाओगे। तो इस पर अलग से डिस्कोर्स है बाबा, जो सभी जानते हैं इसको, वो बड़ा उसको अक्सर उद्धृत कर देते इस बुद्ध के इस श्लोक को। तो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी कर रही हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी कर रही हैं। अब समाज को बांध कर रखता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक दबाव में चलता है। जो ये दबाव, ये संस्था जो है, संस्थाएं हैं, एक तरह का मानसिक दबाव क्रिएट करती हैं। सब समाज एक मानसिक दबाव से चलता है, जिसको आप अनुशासन भी कह सकते हैं, लेकिन अनुशासन अगर अंदर से आए तभी वो टिकता है। तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहां भी हर आदमी की अपनी फिलॉसफी है। आमतौर पे ये मान लिया जाए कि पूरे विश्व में अभी सरकारें जो हैं वो पूंजीवादी दर्शन से जुड़ी हुई। जिन कुछ देशों में साम्यवाद का ढिंडोरा पीटा जाता है, चीन और क्यूबा जैसे देशों में, वहां भी जो मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और उसी से सब कुछ चल रहा है। अब देखिए सिस्टोलिक पॉज की जब बात कही गई तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर
और पूंजीवाद पर टिप्पणी करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया डिस्कोर्स में। वो क्या था? नेगेटिव डायनामिसिटी। जो इन्होंने स्पष्ट कहा कि पूंजीवाद की सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो उसका अंतर विरोध है, वो ये है कि उसमें डायनामिज्म जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, बाहर गति दिख रही है, आपको स्पीड दिख रही है, टेक्नोलॉजी भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, चंद्रयान 3 जा रहा है, लोग स्पेसएक्स में स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, चारों ओर गति है, द्रुत गति से ट्रांसपोर्ट भाग रहा है, सब कुछ। लेकिन इंटरनल स्टैटिसिटी, आंतरिक रूप से एक तरह का समझिए ठहराव है। एक नदी जो थी वो अब पोखर बन गई है, तालाब बन गई है, तो उसमें तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, स्टैग्नेशन लेवल बढ़ेगा, जल का प्रदूषण बढ़ेगा। तो समाज अब प्रदूषित जल की तरह होता जा रहा है, जिसमें कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी है, पर स्पष्ट कहा है बाबा ने कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए फिलहाल विश्व में ठीक है ये चल रहा है, बट ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट है हमारा डिक्टेटरशिप का, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म का, जो कभी प्लेटो ने भी सोचा था कि फिलोसोफर किंग्स हों, वो थोड़ी अलग एक बात संदर्भ में बात कही गई थी, लेकिन वो बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म नहीं आया। डिस्पोटिज्म का जो स्वरूप विश्व ने देखा इतिहास में, वो फासिज्म था, नाजिज्म था, बोल्शेविज्म था। चलिए, अब है कि क्या हम लोग इसको कुछ कर पाएंगे? अब दो ऑप्शन है अपने पास, या तो क्रांति हो या विकास, एवोल्यूशन। ठीक है, अब क्रांति को देखें आप, कोई भी जो विश्व की क्रांति को उठा के, मैं 2 मिनट और लूंगा, रूस की क्रांति को देख ले, अक्टूबर रेवोल्यूशन, आर्म्ड रेबेलियन हुआ, सेना ने विद्रोह किया, और औरतों की ऐसी भूमिका रही कि विंटर पैलेस को गार्ड किया औरतों की बटालियन ने अगेंस्ट इंपीरियल आर्मी। और मजे की बात है कि इंपीरियल आर्मी के जो हेड थे, जार की आर्मी के जो हेड थे, उनकी बेटी सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी थी, और वो लेनिन के कैबिनेट में पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर भी थी। तो ये भी एक जीवन में है कि पिताजी इंपीरियल आर्मी के हेड हैं और उनकी बेटी रेडिकल रेवोल्यूशनरी थी, और अंत में लेनिन की पहली कैबिनेट की वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, विमेन्स अफेयर्स और इस सब की। तो रशियन रेवोल्यूशन में आर्म्ड अपराइजिंग हुआ। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जानते ही हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1776 में अमेरिका आजाद हुआ। क्यूबन रेवोल्यूशन को ले लें आप, उसमें भी घनघोर रूप से 1958 में जो जुलाई मूवमेंट जिसको बोलते हैं, घनघोर रूप से आर्मी और आर्मी के 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ, और उसके बाद सो कॉल्ड कम्युनिज्म आया। वैसे फिदेल कास्ट्रो को बहुत लोग कम्युनिस्ट नहीं मानते हैं, लेकिन जनरली इट इज एक्सेप्टेड दैट क्यूबा हैड अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। चाइनीज रेवोल्यूशन को 1949 को, उसमें भी सशस्त्र क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति को आप ले लें, अभी जो बास्तिल की परेड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, बास्तिल की परेड में क्यों हो रही है? बास्तिल एक बहुत बड़ा रॉयल प्रिजन था, और उसमें कैदी, उसमें सिर्फ 7 लोग थे, जिसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी दार्शनिक वोल्टेयर, जिसने फ्रांस की पूरी अर्थव्यवस्था को, सोच की व्यवस्था को चुनौती दी, चर्च को कहा कि इसको गिरा दो, क्रश दिस इनफेमस थिंग, वो उसमें कैद था। भीड़ जाती है, वहां पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, और उसके बाद वो सबको, 7 को आजाद किया जाता है, गोली चलती है, लोग मरते हैं, और बास्तिल का, जिसको कहते हैं फ्रांस में आज भी स्टॉर्मिंग ऑफ बास्तिल, वो प्रिजन के इन कैदियों को भगा दिया जाता है, और जो पेरिस की जनता है वो उस पर कब्जा कर लेती है। और आज उसी दिन को 14 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व की सारी सेनाएं वहां जाती हैं परेड करने, जिसमें अभी निकला है परेड वो। तो सारी क्रांतियों को आप देख लें एक सरसरी तौर पे, इसमें सशस्त्र क्रांतियां हुई हैं, बिना हिंसा के कोई क्रांति नहीं हुई। अब अहिंसक क्रांति की बात करना इतिहास के संदर्भ में तो नहीं बैठता है, क्योंकि इतिहास ने अब तक ऐसा देखा नहीं। वैचारिक क्रांति यस, अहिंसक हो सकती है। जैसे 3 बड़े-बड़े विचारकों ने दुनिया में विचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी, चार्ल्स डार्विन ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, और फिर कार्ल मार्क्स ने। ये अपने तरीके से इन्होंने उस पूरी शताब्दी में विचारों की, जिसको कहते हैं नॉलेज का रप्चर हो गया, जिसको दार्शनिक ने फोका ने वर्ड यूज किया, नॉलेज रप्चर। तो एक पुरानी पूरी सोच को चैलेंज करके उठा के फेंक दिया। कार्ल मार्क्स ने भी बहुत बड़ी बात की, और कार्ल मार्क्स ने भी जो पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की, उसकी प्रशंसा की है बाबा। आप उस पक्ष को देखें कि उस समय की जो इंग्लैंड की स्थिति थी औद्योगिक क्रांति के दौर में,
और मजदूरों का जो शोषण था, बाल मजदूरों का जो शोषण था लंदन में और उसके आसपास जहां भी फैक्ट्रीज आई थी, तो वहां पर उस शोषण को आधार करके ही कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का घनघोर रूप से की आलोचना की और अपना विकल्प दिया। वो अपने अपने जानते एक युग का विकल्प था, बहुत लोग उसको एक्सेप्ट किए, नहीं किए, वो अलग किस्सा है। तो अब सशस्त्र क्रांति अब अगर नहीं होगी तो क्रांति कैसे होगी, ये एक प्रश्न है जो मैं छोड़ रहा हूँ दहलीज पर। दूसरा, एवोल्यूशन। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो बहुत क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर ही अचानक कोई नहीं चढ़ता है। 6 महीने की पहले ट्रेनिंग होती है, बीच में बेस कैंप होता है, वहां जाकर 3-4 दिन रुक के एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। लो ऑक्सीजन में आप कैसे आगे ऊपर चढ़ेंगे, तब फिर फाइनल बेस कैंप में जाते हैं। और बेस कैंप की भी यात्रा अजीब सी होती है कि रात में आप निकलते हैं 9 बजे और आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच के एवरेस्ट पे शाम तक लौटना होता है। तो ये बहुत कठिन है। इसीलिए अब उस तरह की यात्रा की अगर बात हम कर रहे हैं वैचारिक क्रांति की, तो हो सकती है। और प्राउड जो है अपने आप में एक वैचारिक क्रांति ही है। तो इस वैचारिक क्रांति का जब तक किसी सशस्त्र क्रांति के साथ इसका मिलाप नहीं होगा तब तक ये बात होगी नहीं। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, समाज जो है, सोशल यूनिटी और इन सारी चीजों पर जिस पे संक्षेप में मैंने चर्चा हुई, उस पे टिका हुआ है। एक मूल भावना क्या है? मोहब्बत, है ना। मानते हैं बस एक ही कलाम, खुदाई मोहब्बत सहारे। This is, we accept only one principle, that the creation is based on the principle of love. This is what these 2 lines of प्रभात संगीत से। अब देखिए, इस बात को समझ लिया जाए, सामाजिक न्याय की बात और न्याय की बात सब लोग कह रहे हैं। आप तो सामने बैठी हैं, न्याय की पक्षधर हैं, सब लोग पक्षधर हैं। 1235 में, बस अंतिम में वाक्य कह रहा हूं, 1235 में आज से करीब 800 साल पहले एक पुस्तक आई थी, अखलाके नासिरी, पर्शियन की में बुक लिखी गई थी, अल तुसी ने लिखा था। अखलाके नासिरी में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही गई। कहा गया कि देखिए, न्याय जो है वो कृत्रिम व्यवस्था है। न्याय के लिए 2 शब्द हैं उसमें, अदल मीन्स जस्टिस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन जस्टिस, अदल से बनी अदालत। और दूसरा है नस्फ। नस्फ वर्ड का अर्थ होता है टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 पोर्शंस। नस्फ से बना इंसाफ, नस्फ वर्ड से बना मुंसिफ। मुंसिफ का काम क्या है? न्याय को बांटता है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि न्याय की हम बात करें, ठीक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। आप देख लें, किसी भी न्याय की व्यवस्था में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट, निर्णय एक के पक्ष में होगा, एक के खिलाफ जाए, तो एक पार्टी हमेशा दुखी रहेगी, वो फिर अपील करेगी, यानी वो मोहब्बत नहीं हो सकती है। तो जब न्याय, परिवार में कभी न्याय की बात नहीं उठती है। अगर बेटा जिस दिन बाप को कह दिया, मैंने पिता को या माँ को, हम न्याय चाहते हैं, तो समझिए कि संघर्ष की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये परिवार जिस तरह मोहब्बत पर टिका है, समाज को भी उसी तरह मोहब्बत पर टिकना पड़ेगा। और अगर हम न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो न्यू ह्यूमनिज्म इज द कल्ट ऑफ लव। दिस आर द वर्ड्स ऑफ बाबा। एंड सेकंड चीज, एक बात उन्होंने स्पष्ट कही है कि प्राउड इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। आई एम कोटिंग श्री PR सरकार, प्राउड इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन लव। तो इसीलिए जो अल तुसी ने 1235 में अखलाके नासिरी में बात कही, जो कि मुगल एम्पायर का मैनुअल था, गाइड, समझिए कि एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल था, कितना फॉलो किया अकबर ने और औरंगजेब ने सब जानते हैं। तो अखलाके नासिरी में जो बात कही गई, वही बात अभी इधर भी कही गई कि मोहब्बत जो है वो नेचुरल सोशल यूनिटी करता है और जस्टिस जो है वो आर्टिफिशियल यूनियन करता है। तो आर्टिफिशियल यूनियन जब आप फेविकॉल से जोड़ेंगे किसी चीज को, तो वो मूल चीज तो जुड़ नहीं पाएगी। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है कि टूटा हुआ मोती लाख के लेप से नहीं जुड़ता है। तो फेविकॉल से जोड़ है वो जस्टिस है, सोशल जस्टिस है। आज भी सोशल जस्टिस की बात हो रही है, पर आप देखें कि जब आप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को सोशल जस्टिस दे रहे हैं संविधान में, तो दूसरे जो सवर्ण हैं वो दुखी हैं। कहीं ना कहीं है ये पीड़ा, भले वो मुखर हो ना हो, ये पीड़ा संवैधानिक स्तर पर भी मुखर है। आज हर आदमी चाह रहा है कि मुझे SC बना दो, ST बना दो। मणिपुर में भी मूल में ये धारणा, मूल में फसाद यही है, ST बना दो हमें। खैर, तो ये एक पूरा संदर्भ है जिसको मैंने आपके सामने रखा। बाकी अदर जो हमारे स्कॉलर्स हैं, विद्वज्जन हैं, मैं उनके आशीर्वचनों की प्रतीक्षा में। नमस्कार।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। और आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। और एक सच्ची घटना में जो अब मेरे साथ मेरे प्रोफेशन में हुई, इससे मैं बता रही हूँ आपको कि बिहार में ये जो शिक्षकों का नियोजन हुआ, इसमें एक शिक्षक को मुखिया ने नियुक्त कर दिया और उसका वो केस था, वो लेकर के हमारे यहाँ आया। हम लोगों ने उसको केस को एडवोकेट भी किया और वो पक्ष जीत गया। हम बहुत खुश हुए कि चलिए हमने दीदी आप म्यूट हो गई हैं दीदी, और म्यूटेड अनफॉर्चुनेटली, प्लीज। प्लीज बेटा चले जाओ। तो पहली बात समझ में आई दादा कि एक आदमी था जिसका हमने केस लिया और वो केस जीत गया। उसने बताया कि मुखिया जो है वो दूसरे की पैरवी कर रहा है, वो गलत तरीके से आया है और पेपर्स में इनका नंबर एक नंबर अधिक था, जिसके कारण इनकी नौकरी हो गई और उसकी नौकरी चली गई। प्लीज। तो उस आदमी का नाम तो हम लोगों ने पिटीशन में पढ़ा था दोनों का। वो आदमी को कुछ मेरे यहाँ का हाउस हेल्प की जरूरत थी, भी कीर्तन के समय सामान इधर उधर घिसकाने के लिए। तो वो बगल के कॉलेज में वो काम करता है। तो वो एक आदमी आया मेरे यहाँ, हम लोग उसको पहचानते नहीं थे। वो अब बोला कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे बाद में मिलेंगे। तो वो बाद में एक कागज लेकर के आया। तो जब वो कागज लेकर के आया तो उसका जो हम लोगों ने नाम देखा तो पता चला कि जिस आदमी को हम लोगों ने हराया था, जिसकी नौकरी चली गई थी, ये वो आदमी है। और ये आदमी इस तरीके से ये सैल्यूट करता है कि लगता है कि जैसे हम उसको वापस नौकरी दे सकते हैं। और इतना हमको उसका सैल्यूट बुरा लगता है। ये बगल में कॉलेज है, जब भी हम लोग निकलते हैं वो एकदम से खड़ा हो जाता है। और मेरा तो अंदर से समझिए ये होता है, हम तो प्रे करते हैं कि उसकी कहीं और नौकरी हो जाए। तो अगर हमने अपने प्रोफेशन में बिल्कुल न्याय किया। मुझे तो पता भी नहीं था किसकी नौकरी गई किसकी नौकरी आई। जो मेरे पास आया था क्लाइंट, उस क्लाइंट के लिए हम लोगों ने पैरवी की और उसका पेपर सब सही था, पेपर्स के आधार पे हमने पैरवी कर दी। लेकिन अभी के डेट में जिसकी नौकरी गई वो आदमी रोज मेरे सामने नजर आता है और उसके नाम से हम लोगों ने समझा कि ये इसी आदमी की नौकरी गई थी। तो ये तो पर्सनल लाइफ में मेरे सामने इस तरह की घटना घटी, जबकि हम लोग नहीं देखते हैं। होता तो हर केस में यही है, हर केस में ये होता है। ये आदमी मेरे सामने आ गया तो मुझे पता चला कि इस तरह से हम लोग जो केस लड़ते हैं, हारने वाला पक्ष का क्या होता है। ये इत्तेफाक से ये आदमी मेरे सामने आया, तब मुझे अपना मतलब दुखड़ा सुनाने लगा कि मतलब हम हरी सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, मेरी नौकरी चली गई है, इस वजह से हम तरीके से हरी सब्जी भी नहीं खाते हैं। अब बाकी चीजें तो उसकी क्या है, और वो रोज मुझे नजर आता है। तो अब मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा केस लड़ना तो बड़ा मतलब बहुत दुखद है एक हम लोगों के लिए। हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल्स तो नहीं हैं, इसलिए ऐसे ही मतलब मेरी पर्सनल अनुभूति हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ऐसी हमारी न्याय व्यवस्था है कि हम कितना भी मॉरलिस्ट हों, कितना भी न्याय के साथ काम करें, पेपर सही हो, सब कुछ हो, फिर भी हम हर किसी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक इंसानियत के रूप में देखें तो मुझे तो कहीं फील होता है कि थोड़ी सी गिल्ट की फीलिंग आती है मेरे अंदर। हालांकि मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन चूंकि आप सब मेरे जैसे समझ रखने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के पास यहाँ ये बात शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। अब मैं राजेंद्र दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि दादा अगर अवेलेबल हैं तो थोड़े अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ और प्रकाश डालें विषय पर। राजेंद्र दादा, अरे दीदी नमस्कार, आपका स्वागत है दादा। सब लोगों को नमस्कार। एक्चुअली आज आई थिंक सब्जेक्ट है कि अकॉर्डिंग टू प्राउड क्या आज सोसाइटी एग्जिस्ट करता है। तो ये तो इतना बड़ा दर्शन है कि हम कह सकते हैं नटसेल में कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं ऐसा नहीं कि समाज नहीं था, बट छोटे छोटे टुकड़ों में था, आज भी है। बट उसको मैं सही अर्थों में, या हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्राउड हम उसको समाज नहीं कह सकते। बट आज के युग में जैसा दादा ने अच्छा रेफरेंस दिया कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाबा भी कहीं लिखते हैं शायद यूनिवर्सल गवर्नमेंट या इसमें कहीं लिखते हैं दैट because of technology the world has become a small village. I mean this can help in really building society in true sense of the term. तो बात तो सही है कि हम लोग 10 लाख वर्ष पहले से इंसान इस धरती पर आया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राउड अभी तक हम समाज का, या यूं कहें कि यूनिवर्सल समाज का, वैश्विक समाज का गठन नहीं कर सके हैं। तो एक बात किसी दादा बोले ना, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसको लाइव करने के लिए मेरे मन में एक शेर याद आ रहा है
तो मैं बता रहा हूँ, किसी ने लिखा है, शायद दादा ने कभी बोला था, दैट लाखों बरस हुए इंसान आया वजूद में। आप लोग सुने होंगे, लाखों बरस हुए इंसान आया वजूद में, आंखें तरस रही हैं आदमी के लिए। आज इंसान कहीं दिखता ही नहीं, क्योंकि if you can mute दीदी somebody. See who is this, if you can mute, please. तो मैं बोलना चाह रहा था कि बाबा भी कई बार कहते हैं कि see it is very deceptive society. I mean, थोड़ा छोटी मुंह बड़ी बात हो जा रही है, परंतु यदि आप देखेंगे तो लगता है कि there are so many devils in human frame. I mean, it is very difficult to recognize. So समाज कैसा होना चाहिए, बाबा ने तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और उसके लिए वो कहते हैं that समानम एजति इति समाजः। तो इसके बाद सोसाइटी इज द कलेक्टिव मूवमेंट of a group of individuals who have made a unanimous decision to move together towards the common goal. उसको हम समाज कह सकते हैं। तो बहुत लोग हैं छोटे छोटे गोल लेकर के चल रहे हैं, उनका भी अपना समाज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जिस यूनिवर्सल समाज की बात कह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट हमारे पुराने विद्वानों में नहीं था, ऋषि मुनियों में था। तभी तो हमारा जो ऋग्वेद है कितना पुराना, उसमें भी संघ छद्म की बात किसी ऋषि ने कही है। तो वो उन ऋषियों की अभिलाषाएं थी कि समाज ऐसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाज देयर, बट ऐसा कॉन्सेप्ट था पुराने जमानों में दैट ऋषि मुनि जो है, जो विद्वान थे, उनको हम रिसर्च स्कॉलर्स भी कह सकते हैं आज की परिभाषा में, वो समाज को छोड़ के रहा करते थे, कट के रहा करते थे। वो हिमालय जैसी कहीं जगह पे रहा करके करते थे अपनी साधना के लिए। वो आत्म मोक्षार्थ की भावना को ज्यादा महत्व देते थे। और बाद में भी जब आप शंकराचार्य जी को सुनते हैं तब वो भी कहते हैं, प्रारंभिक उनका यही था, बाद में हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया कि मोक्षरेव समग्रयाम भक्तिरेव गरीयसी, बट उसके पहले वो जो थे इतने तार्किक थे, बोलते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये समाज मान के चलता था कि वर्ड इज नथिंग, तो सब लोग आइसोलेट होकर के रहते थे, एकांतवासी रहते, जिससे समाज का कभी भला नहीं हो सका। अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया संघ छद्म, जैसा आप कुछ और जानती हैं, ये भी तो किसी ऋषि मुनियों का ही कॉन्सेप्ट था, ऐसे समाज का जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। एक और बात है जिसके हम आज पीठ होकर के पूरे यूएनओ तक में बोलते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं था कि हमारे भारतीय जो विद्वचन हैं उनमें नहीं था कि समाज कैसा हो, परंतु जैसा दर्शन होता है लोग वैसा ही फॉलो करते हैं। तो परम, जबकि ये दर्शन जो है, ये जो हमारा मिशन जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने लिया है समाज का, द वेरी एम मिशन ऑफ लाइफ हर व्यक्ति का होना चाहिए, वो लेते हैं आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, एंड ही इज नॉट टेकिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, ही इज टेकिंग फ्रॉम शिवोक्ति। सो मतलब 7,500 या 7,000 वर्ष पुराने बातों को लेकर के वो स्टैब्लिश करते हैं आज भी। और आप लोगों को पता है कि जब वो कहते हैं कि समाज का परिभाषा जब देते हैं कैसा होना चाहिए समाज, तो कहते हैं सोसाइटी इज लाइक अ कंपनी ऑफ पेडेस्ट्रियन गोइंग फॉर अ पिलग्रिमेज। जिस तरह से एक समूह जो है किसी पिलग्रिमेज पे जाता है, किसी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी तीर्थ स्थान पे जाता है, तो होता क्या है, बाबा कहते हैं बड़ा सुंदर, उससे अच्छा कोई डेफिनेशन समाज का हो नहीं सकता। बाबा के चुनाव तो बड़े जबरदस्त होते हैं। तो कहते हैं कि मान लो जी रास्ते में किसी को कॉलेरा हो जाए, उनका वर्ड है, मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ जाए किसी भी तरह, तो क्या उसको छोड़ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं? बाबा कहते हैं नहीं, उसके पैरों में स्ट्रेंथ देते हैं। नहीं होता है तो उसको
अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं, लेकिन सभी साथ चलते हैं। बाबा एक और बात मेंशन करते हैं, साथ चलने का जो सामाजिक, जो साइकोलॉजिकल जो चेंज आता है वो ये आता है कि हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में किसी खेत को लेकर के या किसी लैंड को लेकर, किसी मनमुटाव को लेकर के कई पीढ़ियों से उनके बीच में मुकदमे चल रहे हों, लेकिन जब वो इस यात्रा पर चलते हैं तो चूंकि उनका उद्देश्य एक रहता है कि हम सबको वहां पहुंचना है तीर्थ यात्रा में, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी के पास भोजन कम पड़ जाता है जी, तो लोग आपस में बांट करके खा पी के फिर आगे चलते हैं। तो ये जो परिभाषा है, इससे उत्तम परिभाषा तो समाज की कोई हो नहीं सकती है। तो फिर बाबा एक बात कहते हैं आगे, आप देखिएगा, परमार्थ की बात कहीं कहते हैं। सो कहते हैं कि दोज हु विश टू मूव टुगेदर, जो एक साथ चलने की कोशिश करते हैं, दे आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर सफिशिएंट फिजिकल एंड साइकिक स्ट्रेंथ। उनके पास भौतिक और मानसिक स्ट्रेंथ का होना जरूरी है। इन एडिशन टू दैट, इफ दे really wish to move collectively, इनके अलावा they must possess some additional strength as well. That is why I tell you that you must not be like average people. You should be something extraordinary. I mean, मन में आ रहा है, you should not be intellectual, rather you should be liberated intellectual. So you will have to be above average people. Above average psychology you must have. So it is not enough to move alone. You will have to take others with you, and for that you will have to acquire additional strength and you must prepare yourself accordingly. तो बाबा एक श्लोक है जिसमें कहते हैं त्रिविध सुखस्य आत्मन्य कृति निर्वित्य परमार्थः. So that which brings permanent relief is called परमार्थ. जब तक ये साइकोलॉजी नहीं रहेंगी, आप सही समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सपोज अ मैन हैज नो क्लोथ्स, किसी के पास कपड़े नहीं है, खाने का चीज नहीं है, हैविंग नो मनी, तो कि वो अफोर्ड कर सके अपने खाने के लिए, तो इफ ही गेट्स सम मनी ही कैन रिमूव हिज हंगर बाय प्रोक्यूरिंग फूड एंड क्लोथ। बट ये थोड़ी देर के लिए इस तरह की एफ्लिक्शन से वो दूर हो सकता है, इसीलिए जो पैसे को हम अर्थ कहते हैं। लेकिन ये परमार्थ नहीं हो सकता। परमार्थ इज when you permanently solve the problem of the people. That is, if people buy food, clothes, etc. with money, and जैसा कि मैं बताया, मनी को तो अर्थ ही कहते हैं, लेकिन यदि हम इन चीजों को समाज में परिवर्तन ला करके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मनुष्य की, इसके यदि हम गारंटी दे देते हैं, तो ये है परमार्थ। उसमें आता है, अर्थ से परमार्थ में आता है। परमार्थ तीन तरह के आपको जानते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एरिया में, बट प्रौत मोस्टली टॉक्स अबाउट द फिजिकल परमार्थ। सो दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरलिज्म, कि सबके लिए ऐसी व्यवस्था बने, एक समाज का अंग है। और मैं बहुत लंबा ना बोल करके, मैं तो चाहता हूं एक नटसेल में बातें जो बाबा कहते हैं कि आज तक समाज क्यों नहीं बन पाया। छोटे छोटे समाज अवश्य बने, लेकिन एक सामूहिक समाज इसलिए बन गया, एक कॉमन गोल नहीं था। इसके लिए बाबा ने कुछ बातें रखी हैं, और आप लोगों ने आप लोग जानते हैं द 6 स्पोक्स ऑफ सोशल साइकिल में वो कहते हैं कि यदि सच्चा समाज बनाना है तो वैसी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी लोगों को, है ना। तो इसके लिए कार्डिनल मॉरल प्रिंसिपल, देखिए ऐसा नहीं कि आज तक कार्डिनल मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं बना। जैसे दादा बोल रहे थे कि पतंजलि ने भी हम नियम दिया था, उसके पहले भी जितने भी आज भी समाज हैं सो कॉल्ड, जिनको हम आज कोई मजहब से नाम से जानते हैं, उनके यहाँ भी अपने कार्डिनल नॉर्म्स हैं। लेकिन आज इस यम नियम को जो कार्डिनल मॉरल प्रिंसिपल्स है और इसी पर आधारित समाज रहता है, इस आधार पे जो बाबा ने डिफाइन किया है, दैट इज द ब्यूटी। यम नियम, द वर्ड यम नियम इज नॉट द ब्यूटी, द ब्यूटी इज उसके अंदर कि जो तत्व हैं, 10 जो कार्डिनल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उसको जिस तरह से परम पुरुष ने डिफाइन किया है, ही हैज मेड इट प्रैक्टिकल। तो इसके साथ, ये आधार होने के साथ बाबा कहते हैं देयर शुड बी 6 स्पोक्स। आप लोग जानते हैं जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, दैट इज मोरालिटी जो है यम नियम बेस होना चाहिए, साधना होना चाहिए। साधना का पर्पस क्या है? योर माइंड बिकम्स सो बिग कि आप सब में उसी को देख सकें। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ
दिस मेथड एंड देन स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी कैसी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आप सब लोग जानते हैं दिस सेकंड स्पोक्स दैट इज सुभाषित संग्रह है, आनंद वचनामृतम है, नमः शिवाय संताय है, नमामि कृष्ण। तो ये जो हमारी जो स्पिरिचुअल आइडियोलॉजीज हैं इन चीजों से इंगित होती हैं। इस तरह से सोशल आउटलुक कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप चर्या देख सकते हैं। इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी आप जानते हैं प्रौध। सो स्क्रिप्चर्स होना चाहिए, जैसे आनंद सूत्रम इज एन इन नटसेल दैट इज आवर स्क्रिप्चर, and then there should be a guru, the sixth person, so that he should be the like a parama purusha, the all-knowing entity, the embodiment of bliss. And ये जो दर्शन बनेगा और उससे निकले हुए लोग जब समाज को बनाने की कोशिश करेंगे तो सच्चा समाज वही बना सकते हैं। और इसके लिए आप सब जानते हैं कि there should be the renaissance in all the start of life, including फिर एक बात आ रही बाबा, एक चैप्टर ही है आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन। व्हाई इट इज अ रिवोल्यूशन? It is a revolution not only in a spiritual revolution, it is an economic revolution, it is a social revolution, and is a mental revolution. The very purpose of this revolution is to make a true human, global, or you can say universal society. So I think I should close it here. क्योंकि बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें इसके बाद बोलते हैं। The entire humankind of the universe constitute one single people and all humanity is bound together. ये समझना बहुत जरूरी है। आत्म सुख तत्व जैसे दादा बता रहे थे, the pseudo culture today is very much influenced by आत्म सुख तत्व, that is the selfish interest. उसको समझ समाज तत्व में परिभाषित या परिवर्तित करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ह्यूमैनिटीज एक दूसरे से गुथे हुए हैं। दोज हु एप्ट रिमेन ऑब्लिवियस, इस सच्चाई को जो नकारता है, जो इसको नकारते हैं वो समाज के दुश्मन है। एंड वेरी वेल बिल्ड अप द हेल्दी ह्यूमंस, उनसे समाज का अच्छा समाज नहीं बन सकता है बिकॉज दे आर टोटली इग्नोरिंग these facts of life. And we must be borne in mind, Baba says, that so long as magnificent, healthy, and universalist human society is not well established, humanity's entire culture, entire civilization, entire sacrifices, science development, service, and spiritual endeavor whatsoever shall not carry any worth whatsoever. So Baba कहते हैं कि the human civilization now faces the final moment, he is saying. I mean, कितना frustrate होके बोलते होंगे. In this critical juncture, the dawn of a glorious new era. The dawn of a glorious new era is on its own one side, and other side is दादा ने भी बोला the skeleton of the past. So people will have to opt either of these two. And Baba कहते हैं, you are the spiritual soldiers. You are the worshippers of life divine. Hence I call upon you to adorn this crimson dawn, deluged with glorious light, and victory is surely yours. इतना साहस भरते हैं. So it is our duty. And last में वो कहते हैं, you have to encourage everyone. Nobody has to be behind. जैसे दादा बोले, it's a new humanistic base है इसका. इसका बेस आध्यात्म है, जिसको हम लव कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं, और प्यार की जो आध्यात्मिक भाषा है वही है भक्ति। So we have to encourage everyone to build their career in a nice way, बाबा कहते हैं, and let no one get a scope to think that their life has become meaningless. और जब ऐसा समाज बनेगा तभी उसको हम कह सकते हैं कि ये सच्चा समाज है। अदरवाइज आज मुझे फिर एंड में मैं एक और 2 लाइन से एंड करना चाहता हूं दादा। निदा फाजली की गजल है जिसको जगजीत सिंह ने गाया है, अभी मेरे को अचानक याद आ रहा है। वो भी कहते हैं, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। एवरीबडी फील्स। देखिए जब आप घर में रहते हैं तो बड़ा प्यार मोहब्बत रहता है, लगता है नहीं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो बिकॉज सोसाइटी डजंट एग्जिस्ट इन ट्रू सेंस टुडे, आप बिल्कुल अलग होते हैं या आप अलग बिहेव करने के लिए मजबूर होते हैं। सो दिस इज वेयर आई विल एंड। थैंक यू दीदी, नमस्कार। Thank you so much, Dada.
दादा ने प्राउड पे बहुत डीप स्टडी किया है और पूरा अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया है प्राउड की तरफ, इसलिए बहुत डेप्थ नॉलेज है। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट Thank you. करूंगी कि कम हो ज्यादा हो सब लोग हैंड रेज करें। ऐसा नहीं है कि जो बहुत एमिनेंट और प्रोमिनेंट है सिर्फ उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा, अगर कोई और भी हैंड रेज करेंगे तो मैं उन लोगों को इन्वाइट करूंगी। इससे पहले मैं चाहूंगी कि कोई दीदी अपने आप को अनम्यूट करें, या मीरा दी, मीतू दी, या और भी कोई दीदी, 2 शब्द दीदियों की तरफ से भी आना चाहिए। स्वागत है मीरा दी आपका। नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक लेने का बहुत इम्पोर्टेंट कारण था। आज जो हम समाज में देख रहे हैं, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग बटे हुए हैं। लास्ट सेशन से ही कनेक्टेड था कि जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। समाज में जो परिस्थिति बनी हुई है, नेगेटिव वातावरण जो क्रिएट हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, ये सब क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे। हम आज भी क्या जागरूक हुए हैं? प्राउतिस्ट सारे हम लोग जितने प्राउतिस्ट है, जो कि हम लोग सपना देखते हैं कि प्राउड चाहिए हमें, तो क्या हम जागरूक हुए हैं? हम लोग इसके पीछे प्रति हमारा क्या कदम उठाना चाहिए, क्या हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, कर्तव्यबद्ध हैं? तो बहुत सारी चीजें बाबा ने लिखी है, अनंत है, बट हम लोग उसके लिए कितना कर पा रहे हैं, ये प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब भी मैं कहीं देखती हूँ इस तरह का वातावरण, तो लगता है कि इतने साल बीत गए, बाबा इतना संघर्ष करके प्राउड दिए, और आज भी हम लोग आज के भी सेशन में आप देखें तो 22 लोग जुड़े हुए हैं, इतने मार्गीज हैं। ये बातें रखने का मुद्दा है कि लोगों तक पहुंचाएं कि आप जुड़े, अब नहीं तो कब आप लोग आएंगे और इसके लिए कब जागरूक होंगे। समाज जो जिस विकृत परिस्थिति से गुजर रही है, सबकी नजर एक विकल्प की तरफ है, प्राउड बीच का रास्ता, जिसके लिए सब लोग ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं ये कब आएगा। इसके लिए इसके प्रति लोगों का शायद जान नहीं रहे हैं, लेकिन हर किसी के मन में प्रश्न होगा कि कुछ तो होगा, और हम लोग जानते हैं कि क्या होना है। प्राउड दिया हुआ है, तो हम लोगों को मोरलिटी, न्यू ह्यूमनिस्टिक वातावरण समाज में क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम लोग 22 लोग भी इस चीज पर गौर करें और हम लोग इस पे वर्क करें, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न आया था, और मैंने इस सेशन को, इस टॉपिक को लास्ट टाइम ही डिसाइड किए हुए थे कि जो सेशन था उससे रिलेटेड इसको रखें। तो मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग इस पे अपना वक्तव्य रखें, और आगे और इस पे हम लोग क्या कार्य करें, किस तरह का समाज को बनाने के लिए किस तरह की सोच समाज में लाएं, कैसे लाएं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने पड़ेंगे। रास्ता बहुत दिया हुआ है, पीआर सरकार ने बहुत अच्छे से हर चीज बताए हुए हैं। लाइन अगर उनको पढ़ने जाए, समझने जाए, तो बहुत ही सुंदर है व्याख्या, बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल वे में है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के बारे में दिया हुआ है। और अगर हम लोग सब इसके लिए आज हम लोग प्रॉमिस कर दे कि नहीं, हमें समाज में परिवर्तन लाना है, कुछ ना कुछ करना है, तो जरूर होगा परिवर्तन। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सकारात्मक थॉट के साथ और कुछ क्या इसके लिए हम लोग कार्य करें, किस रास्ते हम लोग चले, कितने लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग कैसे इसके लिए आकर्षित करें, इस तरह का हम लोग कुछ थॉट को क्रिएट करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और मीरा दी भी दिन रात लगी भी रहती हैं, अपने स्तर से योगा क्लासेस देती हैं और स्पिरिचुअल क्लासेस अरेंज करवाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स कराती हैं अपने स्तर से। दीदियां तो मुझे लगता है बहुत मेहनत भी कर रही हैं, और एक कोऑर्डिनेशन दादा और दीदी का SGPI के प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि ये भी एक अचीवमेंट है। क्योंकि अगर एक जनरेशन पहले हम लोग देखें
तो कोई दीदी प्राउड में नहीं आना चाहती थी। प्राउड की बातें तो बहुत मुश्किल बात थी, और हम लोग तो बच्चे थे तो हम लोग को तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था। लेकिन तब तक दीदियों की संख्या बहुत कम थी। जो पुराने लोग हैं वो बताएंगे कि कितनी महिलाएं आती थी। अगर महिलाओं ने तो बहुत अपने आप को डेवलप किया, जो मैं अभी स्क्रीन पर देख पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दी आपका। और अब मैं दिलीप दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिलीप दादा अगर प्रेजेंट हैं और कंफर्टेबल हैं तो दादा प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार दादा, आपका स्वागत है। नमस्कार दीदी, नमस्कार। जस्ट हाँ दीदी, आज का सेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और राजेंद्र दादा और हरहन दादा जिस तरह से बोले हैं, और कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया। इतना एक्सटेंसिवली इन्होंने इस विषय पर बात की है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होना चाहिए था, और जो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि समाज की स्थापना कैसे हो, वो वही एक विशेष बात रहती। और उसके लिए क्या कैसे स्ट्रेटजीज हो, क्या स्टेप्स लिए जाएं, कैसे समाज में हम आगे जाएं, उस पर चर्चा मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम यदि आप लोग कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उस पर थोड़ी तैयारी करके लोग आए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वही है। थ्योरेटिकल तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग के को मालूम है, हम लोगों ने सुनी हुई है। समस्या यह है कि बाबा ने हम लोगों के हाथ में प्रोत दे दिया। हम लोग की अपनी एक क्षमता है। मैं और लोग के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमें खुद समझता हूँ कि हम बहुत हैंडीकैप्ड हैं, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, और संगठन के रूप में। हर तरफ से बहुत ही हैंडीकैप्ड हैं। तो ये कैसे काम होगा आगे? केवल हम लोग विचारों में दो चार लोग मिल लेंगे, उससे काम हो जाएगा? अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। हम इसको एक एनालॉजी ड्रा कर सकते हैं, कैसे किया जाए। इसके लिए एक जो सीरियसनेस होना चाहिए, वो सीरियसनेस का अभाव है। और हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, सबके अंदर एक हार्दिक इच्छा है, हो नहीं रहा है। तो समाज कैसा हो सबको मालूम है, समाज में क्या होना चाहिए सबको मालूम है, समाज क्या है सबको मालूम है। उस समाज की स्थापना कैसे होगी, वही एक चीज है जिसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। तो इस विषय में और कुछ मुझे बोलने के लिए कुछ है नहीं। बहुत कुछ बोला गया है, और जो बोला गया है बहुत ही सटीक बोला गया है। और मैं तो हरन दादा से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विषय को इतनी गूढ़ता से, और उसको जिसको बोलते हैं ना, एक जो पीएचडी स्कॉलर होता है, हर जगह से हर एक चीज को उठा करके फिर वो प्रेजेंट करते हैं, वैसा उन्होंने किया। और राजेंद्र दादाजी तो आज लगता है सिक्सर मारने में लगे हुए थे। उन्होंने बहुत ही बहुत अच्छा बोला, उन्होंने बहुत अच्छी उनकी अपनी चीज रही। तो मैं सुनना चाहूंगा, और लोग होंगे तो सुनेंगे। और नमस्कार दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, अपने अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब मैं प्रद्युम्न नारायण दादा से रिक्वेस्ट करूंगी। दादा सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और दादा को प्राउड की बहुत जानकारी भी है, तो हम उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। दादा आप दो शब्द जरूर कहें, आपके बिना तो कोई सेशन पूरा ही नहीं होता हम लोगों का। तुम्ही लोगों का सेशन पूरा कराने के लिए तो हमको जैसे तैसे आना पड़ता है। और आज आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। तो आज
थोड़ा सा मैं ज्यादा व्यस्त हो गया था और विषय के विषय में मुझे पता भी नहीं था कौन सा सब्जेक्ट है। वो सुशील रंजन आ गए थे, पीएसएस के महासचिव, तो वो मीटिंग रख दिया था, तो शाम को गए और मेरा सारा रूटीन उसके चलते 2-2.5 घंटे तक हम लोग साथ बैठे रहे, कुछ और लोग, तो सारा रूटीन मेरा अस्त व्यस्त हो गया। फिर मीरा का मैसेज मिला, फिर नीतू ने फोन किया, हमने कहा कि मैं जिस अवस्था में भी रहूं मुझे तो आना ही है। और बेटियां जब इतनी आगे बढ़ रही हैं, आ रही हैं, और मैंने सुशील को कहा था कि देखना इस बार तुम्हारे जंतर मंतर पर जो धरना हो रहा है उसमें जीपी का पलड़ा बहुत भारी हो, तुम लोगों से ज्यादा भारी। और हम तो यह भी चाहते हैं कि कम से कम पूनम एक बार पटना से दिल्ली जाए इस बार, और मीरा मीतू इन लोगों के साथ थोड़ी तुम्हारी भी मौजूदगी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी से कम इस पर तुम सोचना शुरू कर दो तो निश्चित रूप से मेरा ख्याल है कि बाबा तुमको दिल्ली पहुंचाएंगे। और तुम्हारे अंदर जो संभावना है और जिस जोश खरोश के साथ तुम जनता के सामने बातों को रख सकती हो, और तुम जैसे और बेटियां यदि हो जाएं तो मैं आज संजोग से मुझे अभी ये हो रहा था, मैं आने के लिए तैयारी हो रहा था, तो बाबा का जीपी के 82 में जीपी को जो उन्होंने संदेश दिया था बाबा ने, तो एक जगह मुझे मेरी डायरी में मिल गई, और वो इतना इंस्पायरिंग है तुम लोगों के लिए, इतना इंस्पायरिंग है। तो मैंने वो डायरी निकाली, हमने देखा कि मैंने सोचा कि नहीं, तुम लोगों को शायद हो सकता है किसी को जानकारी हो अथवा नहीं हो, लेकिन जानकारी भी हो भी तब भी इसको एक बार जरूर डाल देना चाहिए। और डायरी के उस पन्ने को मैं पढ़ देता हूँ। यह है मई 82 में बाबा ने ग्लोबल जीपी के लिए संदेश दिया था। तो बाबा कहते हैं, in the past, sisters did not enjoy equal rights with their brothers in the physical, spiritual, and social spheres. Sadashiv wanted it, Krishna wanted it, and I have guaranteed it. My daughters should remember it. This is the first time they are getting equal respect, equal responsibility, and equal rights as their brothers. Let womanhood be the vanguard of the new revolution, which humanity must achieve for a glorious tomorrow. तो बाबा का यह संदेश 82 में जीपी के लिए था। तो जिस तरह से अभी मीरा ने शिकायत की कि लोग जुड़ते नहीं हैं और चर्चा होती है, लोगों को रुचि लेनी चाहिए, सही बात है। अब जहां तक आज के विषय की बात है, तो पहले तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि क्या विषय है, मतलब क्या है कि हम प्राउड की दृष्टि से यह समाज अभी है, यही ना, यह समाज अभी है यार। तो उस संबंध में बहुत ज्यादा अभी चर्चा करने का मेरे पास अवसर नहीं है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि प्राउड के अनुसार समाज की नींव जो है वह पड़ गई।
इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि प्राउड जिस समाज के विषय में कहता है उसकी नींव पड़ गई। शिकायतें बहुत हो सकती हैं, लेकिन उन शिकायतों को हम अभी जो एग्जिस्टिंग समाज है उस संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम प्राउड के समाज की बात करते हैं तब हम अभी जो वर्तमान समाज है इसकी धारणाओं से हमें पूरी तरह से मुक्त हो जाना, पूरी तरह मुक्त हो। अब इस समाज की नींव तो 60 के दशक में ही बाबा ने डाल दी थी, जब एक दूसरे को देखकर लोग गले लगते थे, रोते थे, एक दूसरे की मुसीबत को शेयर करते थे। तो यह झलक तो बाबा ने दिखला दी। 80 के दशक में पूरी दुनिया से बाबा के पास लोग आते थे, रोते थे, एक दूसरे, पहले मैंने लोग सोच नहीं सकता था कि कितना अनजान हम लोगों के लिए विदेशी लोग होते थे, चाहे वो अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो। लगता था जैसे उनसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने आना शुरू किया और उन लोगों की भावनाएं व्यक्त होने लगी, तब लगा कि अरे कोई अंतर तो है ही नहीं, केवल रंग रूप का अंतर है, भीतर से तो हम एक हैं। तो समाज की नींव तो पड़ गई है, लेकिन अभी वह बिल्कुल शैशव अवस्था में। क्यों? जब हम मिलते हैं, तुम लोगों के साथ आते हैं, तो क्यों ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक अनौपचारिक रूप में अपने लोगों के बीच बैठे हुए हैं? क्या क्यों ये फीलिंग आता है? मीरा है, नीतू है, तुम हो, लगता है जैसे अपने घर की बेटी है। क्यों ऐसा फीलिंग आता है? तो यह जो एक अनौपचारिक संवेदनशीलता मन में आती है, यही नींव है आने वाले समाज की, जिसमें सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। और अभी यह स्थिति बिल्कुल शैशव अवस्था में। अभी तो नया नया पौधारोपण हुआ है और अभी डालें इसकी बहुत लंबी हुई नहीं है, लेकिन इस पर अभी खतरे बहुत हैं। खतरा अभी डॉगमा का है, पूंजीवाद का है। कब इस डाली को वो लोग काटने की कोशिश करेगा, नोचने की कोशिश करेगा, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए यह एक नवीन समाज जो रूप ले रहा है, गढ़ रहा है, इसको हर संभव बचाने की चेष्टा होनी चाहिए। और यह तभी बचेगा जब हम अधिक से अधिक लोगों में एक भूमा भाव की स्थापना करने में समर्थ होंगे। भूमा भाव की ओर ले चलने में हम कामयाब होंगे, उनको प्रेरित करने में हम कामयाब होंगे। और जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हम प्रेरित करेंगे, क्योंकि माहौल बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमको उसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है। वो तो माहौल बना हुआ है। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कह रहे वो तो महाभारत में सारे मरे हुए हैं, वो तो तुम नहीं भी युद्ध करोगे तब भी वे मरे हुए हैं, लेकिन तुम युद्ध करोगे तो श्रेय तुमको मिल जाएगा। तो इस समाज की स्थापना हो गई है और इसको हम इस रूप में समझने की कोशिश करें कि एक ऐसा समूह तो बन गया जो अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांट सकता है, अपनी संवेदना को एक दूसरे के साथ हो सकता है। हम जब फेसबुक पर अपने आनंद परिवार किसी किसी खास मौके पर
जब आनंद परिवार के नाम से हम थोड़ा सा शुभकामना देते हैं तो सैकड़ों टिप्पणियां उस पर आती है, लोग जुड़ते हैं। मैंने तो देखा है कि मार्ग के बाहर के भी लोग अब हमसे जिस आत्मीयता के साथ जुड़े हैं, तो हमको कभी कभी हैरत होती है, आश्चर्य होता है कि हे बाबा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम तो समझ नहीं रहे। तो जैसे जैसे अपने को खाली करोगी वैसे वैसे बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ते जाए। तो जो नव मानवतावादी समाज है अथवा सद्विप्र समाज है, उसकी नींव जो है वह पड़ गई, इसको विस्तार देना है। और ये पूरी दुनिया में इसकी नींव पड़ गई है। ऐसा नहीं कि केवल भारत की बात मैं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में इसकी नींव पड़ गई है। और अभी जो वीडियो क्लिप देखते हैं कि पूरी दुनिया में, अरे और जगह की तो बात छोड़ो, जो युद्धरत यूक्रेन और रूस है, वहां से वीडियो क्लिपिंग कीर्तन का आ रहा है, बड़ी मस्ती में लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो एक यूनिवर्सल स्तर पर हम कह सकते हैं कि सद्विप्र समाज की नींव जो है वह नींव तो हो गई है उसकी तैयार। अब इस नींव को आगे ले जाना है, इस पर महल बनाना है, और वो बनना तय है, होगा ही। अब देख रहे हो कि जिस तरह से प्राकृतिक प्रकोप चारों तरफ है, जिस तरह से संकट मनुष्य के सामने आते जा रहा है, आते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहीं कोई त्राण नहीं मिलेगा। और इस त्राण से बचने के लिए आदमी क्या करेगा? या तो आत्महत्या करेगा, या पागल होगा, अथवा जिसमें थोड़ी चेतना रहेगी वह सतमार्ग पर चलने के लिए निकल पड़ेगा, आदर्श को अपनाएगा। तो चुनौतियां अभी बहुत है, ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। और एक युग से दूसरे युग में जाना कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी। हम इसको बड़े हल्के में नहीं ले, यह बिल्कुल एक हमारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। हम आज के संदर्भ में उसको नहीं समझे कि सद्विप्र समाज कैसा होगा, या जो युग बदलेगा या शुद्ध विप्लव होगा उसके बाद जो फिर समय आएगा वह कैसा होगा। हम आज के संदर्भ में उसको समझने की भूल न करें। वो बिल्कुल ऐसे किस्म का होगा जिसको आसानी से अभी लोग नहीं समझ सकते। जो थोड़े संवेदनशील हैं, साधना मार्ग पर थोड़ा सा बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको ही इस तरह की धारणा थोड़ी बहुत अस्पष्ट होगी, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत अस्पष्ट होगी, लेकिन असमंजस की स्थिति तो अभी बनी रही। हम पूरी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि यह हमारा जो संक्रांति काल से फिर दूसरे काल में पदार्पण हुआ, क्योंकि इतिहास जो है, इतिहास ने एक चक्र पूरा कर लिया। शूद्र युग, क्षत्रिय युग, वैश्य युग, विप्र युग, इसका एक चक्र जो है वह पूरा हो गया। और एक चक्र पूरा होने का अर्थ है परिक्रांति। इसको बाबा ने कहा है उसमें परिक्रांति। ये परिक्रांति पूरा हो गया है, और यह युग जो है अब बिल्कुल दूसरे युग में प्रवेश करने जा रहा है। और अभी जो प्रेजेंट दुनिया में हम झांकी देख रहे हैं, यह झांकी इसी की है कि युग जो है वह बदल रहा है। तो बस अभी इतना ही, फिर आप लोगों के पास समय भी कम होगा, बहुत और लोग बोलने वाले होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ।
और लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका जुड़ने के लिए, और आपके शब्द जो होते हैं हम सबों को बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। और आपने कहा कि उस शिशु का जन्म हो चुका है और हम लोग उस पथ पे आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से हम एक परिक्रांति के साक्षी भी बनेंगे। और बाबा ने 60 के दशक में आके सारी बातें हम लोगों को बता दी, विश्व बंधुत्व का की नींव डाल दी है। और उस नींव के मतलब हम लोगों को सब एक लीडर बनाया, सबसे पहले हम लोगों को चुना है। ये हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं इस रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप हमेशा बने रहें, आते रहें हमारे साथ। आपको देखने मात्र से हम लोग भी ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो आप बोले कि आउटर्स जो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं वो इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपको देखने से ही मतलब वो पास होनी शुरू हो जाती है और आपको देखने से हम लोग तक आने लगती है, इसलिए लोग आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। अब अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करें तो मुझे बुलाने में सुविधा होगी, किसी को अगर कुछ और ऐड दीदी कर। हमारे हमारे बीच में सुप्रिया दीदी हैं। जी सुप्रिया दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सुप्रिया दीदी, शायद वो नहीं सुन पा रही हैं या सामने अवेलेबल नहीं है वो। नीतू दीदी, क्या आप कुछ को ऐड करना चाहेंगी? नमस्कार दीदी। जी जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। दीदी मैं अभी बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। ओके, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, मैं सुन रही हूँ कंटिन्यूअसली। थैंक यू सो मच दीदी। जी दीदी नमस्कार। सुप्रिया दीदी में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है नहीं, इस टाइम वो दीदी नहीं जुड़ती हैं। जी अच्छा, मैं रहती हूँ कि सुप्रिया सिंह दीदी जामताड़ा वाली, रांची वाली, या दूसरी वाली सुप्रिया दीदी, इसलिए मैं फिर देखती हूँ, 2 मिनट रुकती हूँ कि अच्छा कौन है। ओके दीदी नमस्कार, सबको नमस्कार दीदी। जैसा कि अभी सबका मैं सुन रही हूँ, दादा लोग का, प्रद्युमन दादा जी, हम लोग के तो खैर अब सुप्रिया के साथ जामताड़ा जुड़ दिया करो तुम लोग। सुप्रिया को पुकारो तो सुप्रिया जामताड़ा और सुप्रिया रायपुर ना। जी रांची जामताड़ा चल जाएगा वैसे, अब बुलाना जाएगा। तो आजकल रांची से तुम जामताड़ा आ गई। दादा दोनों जगह का भी चार्ज है, रांची का भी है और वहाँ मतलब डुअल चार्ज दिया हुआ है। अच्छा 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 ओ बाबा कृपा बस कर रहे हैं। चलो सब बढ़िया जी। जैसे कि अभी हम लोग सबका सुन रहे, दादा का भी सुने, हरानंद दादा का भी सुने, राजेंद्र दादा जी का भी सुने, सबका सुन रहे, और कैसे करना है उसमें, कैसे में तो बाबा की जो बात है कि भाई सद्विप्र को हम लोग को बढ़ाना होगा, जो सद्विप्र समाज जो बनना है, तो वो सद्विप्र जो है पहले खुद हम लोग अपने में भी हम लोग उसको लाने की कोशिश करें, खुद में भी, और वो नंबर्स जो है वो हमारा बढ़े। तो धीरे धीरे हेलो हाँ कंटिन्यू करें। जी जी। तो वो सब जैसे जैसे हम लोग सद्विप की ओर बढ़ेंगे, वो समाज जैसे बढ़ेगा, तो नंबर्स जो है वो हम इंक्रीज, उनका वो नंबर्स हमारे बढ़े। तो छोटा छोटा सेशन, जैसे दीदी अभी हम लोग कितना अच्छे से कर रहे हैं, तो इसी तरह का सेशन कंटिन्यू करते हुए हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी इस चीज को लेके आए। हमारे कॉलेज में भी जैसे होता है कार्यक्रम सब रहता है, दादा ने भी कहा है कि करना है करके, तो उस चीज को आगे बढ़ाते हुए कि जो इस चीज को समझ सके, हमारा जो यूथ है, यूथ फोरम जो है, उसमें भी इस चीज को हम लोग लेके अपने यहाँ पे इस चीज को करें। प्लस जो बाल है, छोटे बच्चे भी जो हैं, उनमें जैसे मीरा दीदी का, भाभी जी का हो रहा है कि योग क्लासेस ले रही हैं, दीदी लोग भी कर रही हैं सब जगह, तो वो छोटी छोटी जो हमारी रहेगी, उस चीज से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे करते हुए, और बढ़ रहे हैं इनफैक्ट, और उस चीज में ही आगे बढ़ते रहना है हम लोग को। जी दीदी नमस्कार।
धन्यवाद दीदी आपका। और आप लगातार जुड़ती रहें और बनी रहें हमारे साथ। और इस टाइम वो दीदी नहीं आती है, सुप्रिया दीदी इस वक्त नहीं आ पाती हैं, तो आप ही को बोलते हैं। ऐसे आपको केवी के जामताड़ा लिखा रहता है तो वो कभी कभी वो भी बोल देते, लेकिन याद हो गया आपको भी नाम। धन्यवाद दीदी आपका जुड़ने के लिए। हमारे बीच में सहिष्णुता आचार्य दीदी हैं, स्नेहल दीदी हैं, तो इनको भी कॉल करें। जी, सहिष्णुता आचार्य दीदी, क्या आप उपलब्ध हैं? दीदी सहिष्णुता आचार्य, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार दीदी। नमस्कार, आपका स्वागत है दीदी। हाँ दीदी, सॉरी मैं नहीं बोलूंगी, मैं तो सुन रही थी, थोड़ा लेट में ज्वाइन की थी। दादा लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे, नहीं बोलूंगी दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। मीतू दीदी, लोकेश दादा हैंड रेज किए हुए थे, तो जी कॉल कीजिए। लोकेश दादा, आप क्या सुन पा रहे हैं? नहीं लगता है दीदी, उनका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्टेड। ओके। और भी लोग हैं, हैंड रेज करें प्लीज आप लोग, सो दैट हमें इजी होगा ज्यादा अगर हैंड रेज करेंगे तो। प्रभा अग्रवाल दीदी हैं। प्रभा अग्रवाल दीदी, क्या आप कंफर्टेबल हैं? प्रभा अग्रवाल दीदी, क्या आप सुन पा रही हैं हम लोगों को? हाँ जी दीदी, नमस्कार। जी, नमस्कार दीदी, आपका स्वागत। दादा लोग सब इतने अच्छा से बोले हैं, प्रद्युमन दादा जो बोले हैं, उसके बाद तो एक्चुअली देयर इज नथिंग टू बी सेड, ओनली डन। अब हमें खाली करना है। एक चीज मुझे अभी जो सुप्रिया दीदी, मुझे नहीं पता वो किस चीज से जुड़ी है। इज शी एग्रीकल्चर से है दीदी। अच्छा, शी इज इन एग्रीकल्चरल कॉलेज और समथिंग। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, विशेष परिचय तो खुद ही देंगी। हाँ, एग्रीकल्चर कॉलेज में। या सुप्रिया दीदी, आप अपना परिचय दे दें। सुप्रिया दीदी, आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि हम लोग जनरली मिक्की जी के नाम से जानते हैं, तो बट यहाँ प्रोटोकॉल है तो मुझे फॉलो करना पड़ता है, तो जनरली शायद इसलिए भी उनको लगता होगा कि सुप्रिया दीदी क्यों बुला रहे। नहीं, देखो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बड़े अनौपचारिक हैं और एक परिवार की तरह है। हाँ, इसीलिए वो कुंठा छोड़ दो। बिल्कुल एकदम अनौपचारिक होकर, हाँ इनफॉर्मल होना चाहिए। और बता दो उसका परिचय, तुम क्या घर के नाम से बिल्कुल सहज रूप में हम लोग वही अब आ गई, परिचय दे दो अपना। घर में तुम किस नाम से पुकारी जाती हो वो भी बता दो। सब लोग मुझे मिक्की नाम से जानते हैं दादा। सारे दादा दीदी लोग सब मुझे मिक्की नाम से ही जानते हैं। मार्ग में भी मैं उसी अपना जो है उसमें मैं उसी नाम से ही जानी जा। सुप्रिया नाम से तो कभी कभी मुझे भी लगता है मैं ही हूँ ना, मेरा ही नाम मुझे बोलना है ना करके होता है। और जी दीदी, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। मेरा हॉर्टिकल्चर से है और बायोटेक्नोलॉजी, मेरा हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है स्पेशलाइजेशन। और मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रांची में कार्यरत हूँ। और इसी का हम लोग का बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 16 जो जिला है झारखंड का, उसमें एक जिला 24 जिलों में से 16 जिला में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र है महास्थान। तो उसमें एक जिला जामताड़ा भी है। आई नो यू आर वेरी वेल दैट जामताड़ा इज वेरी वेल नोन टू एवरीवन, बट द प्लेस इज गुड। मैं वहाँ काम कर रही हूँ, वो ऐसा है जो प्रचलित है, वो एक पार्ट है, पैरेलल चलता है, बट देन प्लेस इज पीसफुल आल्सो। तो वहाँ भी काम है। और प्लस निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र, डायरेक्टरेट ऑफ सीड एंड फार्म बीएयू का, तो वहाँ जामताड़ा में बस अभी फिलहाल बाबा कृपा से वहाँ के चार्ज में है
में है, तो काम चल रहा है दीदी, यही। थैंक यू। That's so nice. Thank you, Didi. It was lovely to know that we have such learned people in the, in our Mark community and family. So definitely it is a beautiful thing. And I was just thinking, in fact, if you are associated with some college or something, I was thinking we could have a competition. बच्चों को एक competition दे सकते हैं on Proud. So वो भी सोचेंगे और सुनेंगे कि भी क्या है प्राउड, हम उसके बारे में पढ़ें करें, तो उस तरीके से हम उनको भी इन चीजों से एसोसिएट कर सकते हैं या जानकारी उनको मिल सकती है. And that is what is my take on this. Thank you. नमस्कार. नमस्कार। थैंक यू प्रभा दीदी और शुक्रिया दीदी दोनों का। आगे कोई अगर हैंड रेज के, लोकेश दादा अगर हैं अभी अवेलेबल, लोकेश दादा, लोकेश दादा क्या आप सुन पा रहे हैं? वो एग्जिट कर गए क्या? शायद वो नहीं है, मीटिंग में है ही नहीं। आई थिंक अवेलेबल नहीं है दीदी, उनका नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। ओके। और हमारे कोई बीच में राकेश कुमार हैं, आई थिंक फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए और पहले भी राकेश कुमार दादा, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। राकेश दादा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें और तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, नमस्कार सबको। नमस्कार, वेलकम। आप लोग ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं, इससे मुझे काफी प्रेरणा मिलती है और काफी खुशी भी होती है। हालांकि मैं ये सब केवल सोच के ही रह गया था। इसमें एक एडिशन हम लोग ये कर सकते हैं दीदी, जैसे पिछले दिनों अपने एक ज्वलंत मुद्दा पर रखा था मणिपुर पर, उसी तरह से हम लोगों के बीच में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दा हैं, चाहे वह इकोनॉमी से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो। हर मुद्दे पर हमारा क्या विचार है उस पर, जैसे एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम अभी लाया है लोगों ने, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पर जो 3 लॉज थे, वो कहाँ तक हमारे लॉज से के करीब है, किस और कौन सा चीज उसमें हमारे फिलोसफी के दूर है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी समस्या जो रेलिवेंट है और वर्तमान समय में हो रहा है, उस पर भी अगर चर्चा करते रहे तो काफी लोग जो है उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे प्राउड से, कि वास्तव में प्राउड क्या कहता है और इसमें क्या अंतर है। हम कैसे, अगर हमारे पास अगर सरकार आ गई तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या हम नहीं भी सरकार है तो हम लोगों को, हमारे नजदीक में हमारे जानने वाले कोई भी एमएलए, एमपी या कोई ऐसे लीडर्स हैं, उनको हम कैसे कन्विंस करके ला सकते। जैसे कि अभी का एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत हद तक मिलता जुलता है हम लोग के पॉलिसी से, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें हम वेट करते रहे कि गवर्नमेंट आएगा तभी सारी चीज इंप्लीमेंट करेंगे। हम बीच में भी अगर कोई सहयोग करता है हमारी चीजों को, थोड़ी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, हम उनका जरूर सहारा लेना चाहिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच दादा। आप लगता है कि नए जुड़े हैं, अगर आप अपना परिचय दे दें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपने एग्रीकल्चर पे कहा और सारे टॉपिक्स पे बहुत पहले हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, जब ये मुद्दा बहुत ज्वलंत था, जब वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, पिछले इंडिपेंडेंस की बात है, तब हम लोगों का ये करंट टॉपिक में हम लोग काफी डिस्कशन किए थे। और फिर अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग जरूर इस पर डिस्कशन करेंगे। हर हफ्ते हम लोगों का एक नया टॉपिक होता है, ये हमारा GPIF का फोरम है। इसके अलावा सैटरडे ओपन फोरम होता है UPIF का, उसमें भी डिस्कशंस होते हैं, यानी हफ्ते में 2 दिन हमारा ओपन फोरम है। तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स, लगभग सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। या दीदी, मैं कुछ रिपीट करना चाहता हूँ। जी दादा जरूर। जैसे हमारे प्रद्युमन दादाजी ने कहा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिए, मैं तो बहुत अच्छा लगा कि अर्जुन को जब कृष्ण समझा रहे थे तो बोले कि तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले, ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं सब। तो वो हम लोगों को इस भावना को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, जिनको करना है वो तो कर चुके हैं, बट अपने उद्देश्य को पाने के लिए संघर्ष करना कहीं बेहतर होता है
अलावा इसके कि हम निष्क्रिय बैठकर इसको देखते रहें। जैसे कि दीदी ने कहा, ये बहुत अफसोस का विषय है कि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो कि प्रौढ़ से बहुत लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जुड़ें। और जैसा सुप्रिया दीदी ने बताया कि बाबा का समाज का मतलब है सद्विप्र समाज, एंड शी राइटली सेड कि अनलेस देयर आर सद्विप्रास हाउ कैन देयर विल बी सद्विप्र समाज। और ये कभी इस बात से निगेट नहीं होना है कि देयर आर सद्विप्रास, मे बी certain percentage of sadvipra is there in you, in everyone it is there। जो मार्गी हैं वो सद्विप्र है, वो ठीक है, कोई 40% है, कोई 60% है, कोई 80%, पर इसमें सभी सद्विप्र हैं। इस बात से कभी निगेटिव भावना नहीं रहनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज नो सद्विप्र। हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हम लोग क्या बाबा को ये कह रहे हैं कि बाबा फेल हो गए, सद्विप्र नहीं क्रिएट किए? तो ऐसी बात नहीं है, देयर आर सद्विप्र। और जैसे विप्र का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, और सद्विप्र को तो मैं कहता हूं जो बाबा कहते हैं लिबरेटेड इंटेलेक्ट जिसका हो, दैट इज लिबरेटेड इंटेलेक्चुअल्स, दे आर सद्विप्रस इफ दे आर रियली लिबरेटेड इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। और एक प्रैक्टिकल बात जो हम लोग कह रहे थे, देखिए दादा ने भी कहा, देखिए हम ही हैं जिस बात को इसलिए समझ रहे हैं कि लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज में हम एग्जिस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम एक साथ मिलते हैं तो दादा ने बोला पुराने जमाने की बातें, लोग आपस में गले मिलकर रोते थे, उसकी बात यदि छोड़ भी जाए तो आज भी जैसे हमारे यूपीआई फोरम में भी जैसे आप जानते हैं 2-4 लोग हैं। अभी मैं एक से मिलने आनंद नगर गया था, एक और आए थे उनसे मिलने आनंद नगर गया था। तो मिलने के बाद बिल्कुल ये समझ में, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं मार्गी, चूंकि हम 180 कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, कि जब हम मिलते हैं तो लगता है माय गॉड आवर गोल इज सेम। हम तो केवल एक कलर की वजह से अलग दिख रहे हैं, बट इनसाइड वी आर द सेम स्टफ ऑफ परम पुरुषा। ये जितना एक्सपीरियंस आप करते हैं आम आदमी को मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए आप ही इसके अग्रदूत हो सकते हैं। सॉरी, मेरे को बाबा का एक कोट पढ़ने का मन कर रहा है। बाबा कहते हैं कि पीपल हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो हर फेलो बीइंग्स को उम्मीद रहती है आने वाली पीढ़ी से, उसको उस उम्मीद को फुलफिल करने के लिए go on working without the least respite। Remember that a healthy human society, Baba कहना है, the healthy human society free from exploitation, hatred or malice must be built। In this great task, the blessings of Parama Purusha is surely it is with you। That is what Dada is saying। वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमको तो उनके हाथ में बस हाथ लगाना है, इतना ही हमारा काम है। यस, एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है वो ये है, और बाबा की इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। Remember that lack of unity among the members of society because of the too much self-interest in the individual members, formation of sects of economic or social advantages हम देख रहे हैं समाज में है, and there is a pessimistic tendency and lack of understanding of each other not only brings the downfall of society but also will wipe out it completely from the face of the earth। इतना भयावह बात बोलते हैं, डरावना बात बोलते हैं। और ये भी बताते हैं इस तरह की इंस्टेंसेस कम नहीं है समाज में, कितनी सभ्यताएं आई और बिल्कुल विलुप्त हुई इस धरती से। तो इसीलिए हम लोग ने जो 6 स्पोक्स की बात करते हैं, एक जैसे दीदी ने बोला सद्विप्र समाज की स्थापना, और ये आप ही कर सकते हैं, ये एक आध्यात्मिक साधक लोग ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो कितना भी हाथ पैर मार ले। वो एक्टिंग कर सकता है लेकिन वो कभी वो तत्व नहीं बन सकता। So thank you very much. I wanted to say this. Thank you Dada, Padduman Dada, for promoting us mentally, I mean encouraging us. Thank you Dada ji। थैंक यू Yes, Lokesh Dada आ गए हैं दीदी, I think he has raised the जी hand। जी दादा, हाँ वो हैंडल्स किए हुए हैं। तो मैं समय नष्ट नहीं करते हुए लोकेश दादा से आग्रह करती हूँ कि दादा प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप भी काफी देर से वेट कर रहे हैं और हम लोग भी आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं। दादा प्लीज। जी दीदी नमस्कार, और सभी आदरणीय वरिष्ठ दीदी दादा दादाओं को मुझे नमस्कार। आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है थोड़ी, हाँ पता नहीं और दीदी लोग नमस्कार, बोलेंगे मेरी कुछ। आवाज आ रही है? आवाज बहुत स्लो है। लोकेश दादा प्लीज स्पीक लिटिल लाउडली। जी दादा बोलें। आवाज नहीं आ रही है।
उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है लगता है। हाँ जी। दीदी समय काफी हो बहुत चुका समय है। हो गया निर्मला जी। दीदी हमारे बीच में है, नीतू दीदी हैं, अगर ये लोग कुछ बोलना चाहे तो। लोकेश दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क एरिया में आए। तब तक निर्मला दीदी आप कुछ जी बोलना निर्मला चाहते दीदी, हैं? क्या आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? नमस्कार पहले सभी को। नमस्कार दीदी। और आज मैं बोलने वाली थी कि जब हम कॉलेज टाइम में वॉल राइटिंग करते थे तो बी प्राउडिस्ट बी मॉरलिस्ट ये हम लोग लिखा करते थे। तो उस पर मैं बढ़िया से आज तैयारी करके आई थी कि आज अच्छा बोलूंगी। तो जब राजेंद्र दादा ने बोला साधना और आध्यात्मिकता के ऊपर, तो वो सब वहीं बह गया। और आदरणीय प्रद्युम्न दादा ने कहा, दीदी आपको पहले मैसेज कर देना चाहिए था, मैं जरूर आपको ही पहले इनवाइट करती, दादा लोगों को बाद में करती। प्रद्युम्न दादाजी ने कहा तो जितना आक्रोश था, मतलब मैं सोची कि आज तो आध्यात्मिकता के ऊपर की कहाँ है आध्यात्मिकता। धर्म और मजहब जरूर है, लेकिन आध्यात्मिकता तो कहीं दिखती नहीं है। और नैतिकता की तो बात ही जाने दीजिए। लेकिन प्रद्युम्न दादाजी ने कहा तो वो भी सारा धुल गया, बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। मेरे पास और बहुत ज्यादा नहीं रहा कुछ बोलने को। मैं इतना ही कहूंगी, और ये सोचती भी हूँ मैं कि अपने प्रति हम ईमानदार हो जाएं। तो मुझे हमको और प्रचार की बहुत ज्यादा, हर आदमी, हर जो प्राउडिस्ट है, हर आनंद मार्गी है, वो अपने प्रति ईमानदार हो जाए तो हमको बहुत ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जरूर हम कामयाब हो जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहूंगी दीदी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और आप आगे से कभी भी अगर आपका कोई ऐसा प्रिपरेशन हो तो आप जरूर, आप पर्सनल भी मीटिंग के दौरान भी मुझे मैसेज कर सकती हैं, या पर्सनल मैसेज की चैटिंग में सुविधा होती है। मुझे कर दीजिए, मीरा दी, मीतू, किसी को भी कर दीजिए। ये लोग तो बीच में इंटरप्ट करके भी बोल लेती हैं, तो आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दीदी लोगों को देते हैं, क्योंकि हमारे बीच कुछ विद्वान दादा हैं। तो दीदी मैं लोगों को जी दीदी लोगों को पहले मौका देना ही चाहिए। और सबसे पहले अगली बार से यही चेष्टा रहनी चाहिए कि दीदी लोग ही बोले, और उसके बाद जो समय बचेगा तब बचे हुए समय में हम लोगों से बुलवाओ। इतना अच्छा दादा हम लोग बोलते का ही है ना, उद्देश्य यही इतना है, अच्छा लेकिन बोलते हैं कि फिर सुनते जी रहने जी का मन कि करता है ऐसा दीदी। भी नहीं हो जाए कि बस हमको बोलना ही है और कुछ अच्छा भी लोग बोल रहे हैं तो हम सुने नहीं, तो ये फिर मोनोपोली टाइप की हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छे दादा लोग हमारे बीच में हैं और वो हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम उनका वेलकम करें। इसलिए मैं कुछ दादा लोगों को ही सिलेक्टेड, जो बहुत विद्वान लोग हैं, उन लोगों को ही मैं पहले देती हूँ मौका। और तब तक क्या होता है कि कुछ लोग प्रिपेयर्ड हो जाते, जैसे हरानंद दादा वो प्रिपेयर्ड रह रहे, तो मैं उनको मौका इसलिए देती हूँ तब तक लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, मीटिंग ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा उनको मिल जाए कुछ नॉलेज उस विषय का। इसलिए अदरवाइज कोई प्रेजुडिस नहीं है, हमारे लिए सभी यहाँ समान है। आप जरूर विशिष्ट हैं और आप हम लोगों में सबसे सीनियर हैं, तो आपकी तो एक अलग ही पहचान है, लेकिन इसके अलावा हम सब तो बराबर ही हैं। कोई थोड़ा 19-20 हैं तो हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो एक बराबर ही मान करके चलते हैं। तो मुझे आपका एक विशेष स्थान है दादा जी। मुझे लगता जी है दीदी कि जी राजेंद्र दादा और प्रद्युम्न नारायण दादा और हरानंद दादा जी जब बोलते हैं तो उसके बाद और बोलने को कुछ बच नहीं जाता है किसी के पास। इतना ही अच्छा बोलते हैं और इतना भंडार है इनके पास कि अक्षय पात्र जैसा लगता है कि खाली कितना भी लीजिए आपका कम नहीं होगा या आपको हल्कापन महसूस नहीं होगा। तो जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। हम लोगों का ये सेशन होता है, थोड़ा नॉलेज और थोड़ा सत्संग दोनों हो जाता है। और इस सेशन के माध्यम से हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जो हम लोग जुड़ते हैं वो आपस में तो एक भाई बहन का रिश्ता जरूर महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग कभी मिले नहीं, या कभी मीटिंग लगातार 1-2 साल मीटिंग के बाद आनंद नगर में कभी मिले, कितना अपनापन लगता है। इस
फोरम के माध्यम से हम लोगों ने जाना, बहुतों को, सिर्फ मुझे लगता है मैं पहले से सिर्फ मीरा दी को जानती थी, बाकी सभी लोगों को, लेकिन सब लोग लगते हैं कि बिल्कुल अपने हैं। ये अपनापन का भाव तो कहीं भी कोई भी मार्गी मिलता है तो ये तो हम लोगों को लगता ही है। तो इससे तो हम लोग नकार नहीं सकते कि बाबा ने जो बीज बोया है वो हम लोग अब फील करते हैं। बहुत बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मीरा दी और मीतू दी अगर कुछ कंक्लूड करना चाहती हैं, क्योंकि मीतू दी कुछ बोली नहीं है। जी एक और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आर्टिकल के लिए सितंबर इशू के लिए आप लोग अपने आर्टिकल भेजें। आज के टॉपिक जो हमने लिया है या फिर अभी जो ओपन फोरम में हो चुका है उससे रिलेटेड आप लोग अपने आर्टिकल भेजें हम लोगों को। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया उसको बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किए। हमारे बीच में स्पीकर्स हमारे बीच में थे हरानंद दादा, राजेंद्र दादा, प्रद्युम्न नारायण दादा, निर्मला दीदी, जितने लोग थे, प्रभा अग्रवाल दीदी, सबने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। हम लोग जो थॉट के साथ चल रहे हैं, हम लोगों की एक प्रयास है, जैसा कि प्रद्युम्न नारायण दादा बोले कि इसकी नींव पड़ चुकी है, तो ये एक पॉजिटिव फीलिंग आया सुन करके। बहुत ही एक पॉजिटिव अपने आप में एक तरंग जैसा फील हुआ कि रियली नींव पड़ चुका है। और ये तो परम पुरुष का विषय तो डेफिनेटली होना है। हम लोग अपना इसमें क्या योगदान दिए, बस यही महत्वपूर्ण है। अपने स्वार्थी थोड़ा कभी कभी होना पड़ता है कि आप कुछ पक्ष में आप स्वार्थी हो जाए कि नहीं मैं करूंगा, मुझे करना है, तो वो फीलिंग भी सबको आनी चाहिए। कौन कर रहा है उससे ज्यादा मुझे अपने लिए कि मैंने क्या किया, हमारी क्या योगदान रही इतिहास में, कभी अगर नाम हो तो लगेगा, या फिर अगर परम पुरुष के पास गए खड़े हो जाए तो कम से कम हम ये इस तरह की फीलिंग के साथ हो कि हमने कोशिश करी। तो बस यही हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, प्राउड समाज की स्थापना में अपना योगदान दें। आज जो समाज की परिस्थिति है सब देख रहे हैं, छुपा कुछ भी नहीं है। नारायण दादा की आर्टिकल आती रहती है तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है, और समय समय पे हम लोगों को उनकी जो भी विचारधारा है वो बताते रहते हैं। इर्द गिर्द या पूरे वर्ल्ड में जो परिस्थिति है उससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं है, हम लोग देख रहे हैं क्या परिस्थिति बन रही है। तो जागे, सारे प्राउतिस्ट जागे, मोरलिस्ट बने, सद्विप्र हम खुद को पहले बनाएं, फिर सद्विप्र समाज तो बन ही जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूनम दीदी। थैंक यू सो मच मीरा दीदी। अब हम लोग सोचने को क्लोज करते हैं, समय काफी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए। पॉजिटिव भाव से आप सभी जुड़ते हैं, आप सभी का बहुत मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।